हेलो गाइस, आज आप सबके लिए एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये वीडियो भी आज की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज मैं पढ़ाते समय तो एनर्जेटिक रहूँगा ही, उसके लिए आपको भी एनर्जेटिक बनना पड़ेगा पढ़ते वक्त, और ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो चलिए हम लोग आज बिना टाइम वेस्ट करे समझते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर को। तो इस चैप्टर में एनर्जी ही एनर्जी है। तो चलिए हम लोग तो हमको हमारा पहला टॉपिक है वर्क, और वर्क में हमको सिर्फ इतना पढ़ना है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं सिर्फ हमको इतना पढ़ना है, इनके आंसर जान लेंगे तो फिर आपका पूरा क्लास 9th का ये वर्क का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले है कि व्हाट इज़ वर्क, वर्क है क्या। तो आपको पता है कि वर्क जो है तब होता है जब फोर्स किसी मोशन, जब फोर्स होने की वजह से कोई मोशन प्रोड्यूस होता है। सो द डेफिनेशन ऑफ वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। ये एक सिंपल डेफिनेशन है वर्क की, कि वर्क किसे कहते हैं, वर्क कब होता है। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया जाता है और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर वो कोई मूवमेंट करता है, या फिर वो कोई डिस्टेंस को कवर करता है, तो वहां पर होता है वर्क। तो यहाँ पर हम लोग इसकी सिंपल डेफिनेशन लिख देंगे, वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको वर्क के बारे में एक और एक्स्ट्रा चीज़ बता दे रहा हूँ। जो वर्क होता है वो हमेशा एनर्जी के इक्वल रहता है। अब वो कौन सी एनर्जी है, या फिर कौन सा वर्क कौन सी एनर्जी के इक्वल होगा। तो देखिए क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज ये ऑब्जेक्ट एक्स है। अब इसमें पहले तो फोर्स लगाया गया, फोर्स कितने n न्यूटन्स का फोर्स हमने इसमें लगाया। फिर उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट x है ये कुछ डिस्टेंस कवर करता है और फिर आ जाता है यहाँ पर, और इस डिस्टेंस को हम लोग कह देते हैं s। तो अब यहाँ पर देखिए जो वर्क हुआ है, वर्क का मतलब कि फोर्स लगाने पर कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, यानी उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो हम लोग वर्क के फॉर्मूले से ये वर्क निकालेंगे। अब देखिए ये कौन सी एनर्जी के इक्वल होगा। तो जो इस ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उस डिस्टेंस कवर करने में इस ऑब्जेक्ट में या तो कोई एनर्जी आई है, या फिर इसने कोई एनर्जी को लूज़ किया है। और वो हमेशा जो एनर्जी होगी जो इसने गेन किया या फिर लूज़ किया है, वो हमेशा इसके वर्क के बराबर होगी जितना ये वर्क किया होगा। तो मैंने आपको वर्क की सिंपल डेफिनेशन बता दी। और वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। और ये एनर्जी कौन वाली एनर्जी होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसमें जब कोई वर्क होता है, तो वो जब भी कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा, तो वो एब्जॉर्ब्ड और रिलीज एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। अब इसकी यूनिट क्या है, तो देखिए हमको पता चल गया कि जो वर्क है वो हमेशा एनर्जी के इक्वल है। और आपने पढ़ के रखा हुआ है कि एनर्जी की यूनिट जूल होता है। तो उसी तरह ये जो इसकी यूनिट होगी, ये वर्क की एनर्जी भी हो जाएगी जूल, जूल। और इसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जूल। अभी हम लोग जूल में सिर्फ इतना नहीं पढ़ेंगे, इसका थोड़ा और पढ़ेंगे। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 1 जूल कितना होता है, या फिर 1 जूल हम कब कहेंगे कि 1 जूल की एनर्जी है, या फिर 1 जूल का वर्क हुआ, तो उसको हम लोग कब कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, उसके लिए हमको पहले फॉर्मूला पढ़ना होगा। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी से पहले पढ़ेंगे फॉर्मूला। तो जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। जो इसका एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो यही है। अब यहाँ पर कॉस थीटा क्या है उसको अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, या फिर अभी आप इस कॉस थीटा को भूल जाइए। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क का फॉर्मूला। अब यहाँ पर यूनिट है जूल। तो जूल हम लोग तब कहेंगे जब 1 न्यूटन के फोर्स से जब 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, तब हम लोग उसको कहेंगे कि 1 जूल का वर्क हुआ, या फिर 1 जूल की एनर्जी उसमें आई, मीन्स एब्जॉर्ब हुई, या फिर उसने रिलीज किया। तो आपको ये पता चल गया कि 1 जूल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर, देन इट इज सेड टू बी वर्क ऑफ 1 जूल। या फिर हम लोग इसको भी ये भी कह सकते हैं कि उतने 1 जूल की एनर्जी रिलीज हुई या फिर एब्जॉर्ब हुई। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि क्वांटिटी का मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क में हम लोग को ये बिल्कुल भी नहीं बताना होता कि कौन से डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। वर्क में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि कितना वर्क हुआ, हमको बस इससे मतलब है कहाँ पर वर्क हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो इस वजह से ये जो क्वांटिटी है ये हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब देखिए कॉस थीटा, अब बारी आती है कॉस थीटा हम लोग किसे कहते हैं। अब यहाँ पर इस एग्जांपल को मैं इरेज करके दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए। अब इसमें
हाँ, इसमें ऐसे फोर्स लगता है, ठीक है, ये फोर्स लगा है और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये जो इसको कहते हैं कॉस थीटा। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, अब उसमें हमने फोर्स लगाया इधर, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। अब आप कहेंगे कि इधर फोर्स लगाया तो इधर क्यों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, आप एक टॉय कार लीजिए, उसे किसी भी थ्रेड से बांधिए और फिर आप ऐसे उसको घसीटिए, मीन्स अपने हाथ को ऊपर रखिए और फिर ऐसे घसीटिए, तो जो आप कार होगी आपकी वो आपके हाथ के डायरेक्शन की तरफ नहीं आएगी, जबकि वो आगे बढ़ेगी। मीन्स फोर्स तो आप ऐसे लगा रहे हैं, लेकिन उस कार में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, तो उसी के एंगल को कहते हैं कॉस थीटा। यहाँ पर जो कॉस थीटा है उसका मतलब है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसके बीच के एंगल को हमने नाम दिया कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की सारी वैल्यूज़ को भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने इरेज करके यहाँ पर फिर से अच्छे से लिखा है। अब यहाँ पर देखिए ये थीटा है, ये थीटा की वैल्यू हमेशा डिग्री पे होती है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। मैंने आपको पहले बता दिया कॉस थीटा का यहाँ पर मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल में कितना मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री का मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रहा है, तो उस टाइम पर वैल्यू होगी 1। यानी उस टाइम पर जो फॉर्मूला बनेगा वर्क का या फिर एनर्जी का वो होगा Fs, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 1 रहेगी, तो 1 उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब फिर उसके बाद अगर यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की डिग्री रही 30, तो उसकी जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू होगा √3/2। फिर उसके बाद अगर 45 डिग्री होगी थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। और फिर 60 डिग्री अगर थीटा की वैल्यू है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2। फिर इसी तरह जब 90 डिग्री थीटा की वैल्यू हो जाएगी तो जो इसकी वैल्यू होगी कॉस थीटा की वो 0 हो जाएगी, और यहाँ पर पूरा वर्क हो जाएगा 0। यानी इससे हमें ये पता चला कि अगर कभी भी फोर्स परपेंडिकुलर होता है या फिर और डिस्प्लेसमेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री होता है, तो पूरा वर्क हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो रहेगा वो तो रहेगा, फिर इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और जब कॉस थीटा की वैल्यू आएगी तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और फिर पूरा टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर हमको ये एक गौर करने वाली बात है कि जब थीटा की वैल्यू हमको ये सब पता है, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू किसने निकाली और कैसे निकाली, और कॉस थीटा की वैल्यू यही क्यों होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉस का मतलब होता है, ये यहाँ पर आप गौर से देखिए तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये जो डिस्प्लेसमेंट वाली साइड है ये है बेस, ये हाइपोटेनस, और यहाँ की जो साइड होती है इसको मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया क्योंकि यहाँ पर कोई नीड नहीं है, और लेकिन इस साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के ही ये जो है कॉस एक रेशियो बताता है किसका, बेस का और हाइपोटेनस का। मतलब कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो बेस अपॉन हाइट रहता है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, सपोज ये भी एक पूरा ट्रायंगल है, इसमें यहाँ पर चलिए ये एक ट्रायंगल है। अब यहाँ पर कॉस B/H होता है, यानी बेस अपॉन हाइट। तो यहाँ पर कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि कोई भी जो वर्क डन होता है या फिर एनर्जी होती है उसका जो उसमें सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ही नहीं प्रभाव डालते, उसमें जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल भी प्रभाव डालता है। तो उस एंगल को हमने थीटा माना, और उसी कॉस थीटा की वैल्यू ये सारी निकल गई बेस बाई हाइपोटेनस। मतलब कि अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो यानी जो है √3/2 कॉस थीटा की वैल्यू होगी, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैंने प्लस माइनस और 0 क्यों लिखा, तो यहाँ पर प्लस का मतलब है पॉजिटिव वर्क, निगेटिव माइनस का मतलब निगेटिव वर्क, और 0 का मतलब नो वर्क। तो पॉजिटिव वर्क तब होता है जब कोई भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कि उनके बीच के एंगल जब 90 से कम होते हैं, यानी 90 से कम, यानी ये सारी वैल्यूज 0 को छोड़कर ये 1 √3/2 1/√2 1/2 ये चारों वैल्यूज जब होंगी कॉस थीटा की, तब उस टाइम पर जो होगा वर्क वो पॉजिटिव होगा। और जब 90 से वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यानी 90 से कोई भी बड़ी वैल्यू, उस टाइम पर निगेटिव वर्क होगा। अब निगेटिव वर्क हम लोग उसको क्यों कहेंगे, चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसमें फोर्स लगा इस डायरेक्शन में
और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इस डायरेक्शन में, यानी 0 डिग्री 0, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। अब सपोज करिए फोर्स इस डायरेक्शन में लगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, तो तब क्या होगा, तब होगा 0, क्योंकि हमें पता है कि अगर बीच का 90 डिग्री होगा एंगल तो यहाँ पर वैल्यू 0 होएगी, और जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब सपोज यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे ना होकर ऐसे हो रहा है, उस टाइम पर यहाँ पर देखिए 180 डिग्री बन रहा है। अब हमको पता है कि जो 90 से बड़ी वैल्यू रखने पर जो वर्क डन होता है वो निगेटिव हो जाता है, तो इसी वजह से ये भी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब 90 से बड़ी हो गई मतलब फोर्स इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का, तो उस टाइम पर निगेटिव वर्क होगा। परपेंडिकुलर पर 0 और 90 से छोटी वैल्यू पर पॉजिटिव और 90 से बड़ी वैल्यू पर निगेटिव। तो ये वर्क डन मैंने आपको पूरा बता दिया वर्क के बारे में। वर्क के बारे में हमको कोई भी आप बुक खोलेंगे उसमें सिर्फ इतना ही मिलेगा और इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं कि एनर्जी क्या होती है। तो यहाँ पर जो है एनर्जी में हम लोग को इतना पढ़ना है। अब इसके बाद भी एनर्जी के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग बाद में कवर करेंगे, लेकिन जो बेसिकली जो एनर्जी है उसके बारे में हमको इतना पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज एनर्जी। हमने वर्क को देखा कि वर्क क्या होता है। हमको पता है कि व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन देन इट इज सेड टू बी वर्क। तो वर्क तब होता है जब फोर्स किसी जो है बॉडी में मूवमेंट लाता है, डिस्प्लेसमेंट लाता है, तो वहाँ पर वर्क होता है। और हमको ये भी पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जैसे वॉल है, हमने वॉल पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाए फिर भी उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो यानी उस टाइम पर वर्क 0 होगा। उस टाइम पर वर्क 0 होने का मतलब है कि जो वॉल में एनर्जी गई वो भी 0 रही, और वॉल ने ना कोई एनर्जी रिलीज की ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब की। ये इसका टोटल मतलब हुआ वर्क का। अब यहाँ पर एनर्जी की बात की जाए कि व्हाट इज एनर्जी, तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किस वर्क को करने की जो एबिलिटी होती है उसे एनर्जी कहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो वर्क है वो पूरा एनर्जी पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि जब एनर्जी होगी तभी वर्क होगा। अगर किसी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो वो वर्क भी नहीं कर पाएगा। और जो है वर्क होने के लिए जो फोर्स लगा रहा है उसमें भी एनर्जी का होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अगर मैंने इस मार्कर में कोई फोर्स लगाया तो मेरे अंदर एनर्जी, तभी तो मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, और फिर मेरी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुई तभी तो ये आगे मूव किया ना। तो वही कहने का मतलब। फिर उसके बाद यूनिट्स क्या है। अब पहले उसमें हमने देखा था कि वर्क की यूनिट क्या है, लेकिन अब हम देखेंगे कि एनर्जी की यूनिट्स क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी की एक यूनिट नहीं, इसकी बहुत सारी यूनिट होती हैं, लेकिन जो मेन यूनिट होती है वो होती है जूल। मैंने आपको पहले बता दिया कि 1 जूल हम लोग किसे कहते हैं, जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लाता है किसी ऑब्जेक्ट में, तब वहाँ पर 1 जूल का वर्क डन होता है, या फिर 1 जूल जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है। अब यहाँ पर जूल के अलावा क्या होगा, किलो जूल होगा, और क्या होगा, किलो वॉट आवर होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, किलो वॉट आवर। और यहाँ पर अब क्वांटिटी कौन सी है, तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तब तक सोचिए और मैं इसका आंसर बाद में बताऊंगा। फिर उसके बाद आता है एक्सप्लेन इन डिटेल। तो हमने एनर्जी के बारे में इतना पढ़ा, अब हमको इसके बारे में थोड़ा सा और समझना है और डीप में जाना है। तो एनर्जी देखिए क्या होता है, हमने ये तो पढ़ लिया एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अब एनर्जी कब होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट में वर्क होता है। ठीक है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अब इसमें वर्क कराना है तो उसके लिए इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाने के बाद इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तभी वर्क होगा, और तभी इसमें कोई एनर्जी जाएगी या फिर ये कोई एनर्जी रिलीज करेगा। और एक बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन कर रहा है तो दूसरा कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी लूज ज़रूर करेगा, क्योंकि हमको पता है कि इस यूनिवर्स में एनर्जी सेम है, ना वो कभी बढ़ेगी ना वो कभी ख़त्म होगी। ठीक है, अब जब कांस्टेंट है एनर्जी, जब एनर्जी कांस्टेंट है, ना वो बढ़ रही है ना वो जब वो घट रही है, तो किसी ऑब्जेक्ट में अगर एनर्जी आ रही तो कहीं से आ थोड़ी ना रही है, मतलब वो कहीं पैदा थोड़ी ना हो रही है एनर्जी अपने आप। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ने अपनी एनर्जी लूज की होगी तभी तो उसको एनर्जी मिली। तो वही यहाँ पर जो है एक्सप्लेन डिटेल का कहने का मतलब यही था, थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज का। तो यहाँ पर जैसे एक ऑब्जेक्ट है, अब इसमें वर्क कराना है, इसमें कोई एनर्जी देना है, तो उसके लिए जैसे मैंने इसमें फोर्स लगाया तो उसके लिए पहले मेरे अंदर एनर्जी होनी चाहिए। अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो मैं इसमें फोर्स नहीं लगा पाऊंगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स तभी लगाएगा जब उसमें एनर्जी प्रेजेंट होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी प्रेजेंट नहीं है तो कभी भी फोर्स नहीं लगा सकता। अब देखिए मेरे अंदर एनर्जी है ATP फॉर्म में, मैंने फूड खाया,
गया, फिर उसमें ग्लूकोज आया, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन हुआ, फिर उसने एनर्जी बनाया, वाटर बनाया और बहुत सारी चीज़ें बनाई। तो वो जो एनर्जी है, अब वो एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर है। अब फिर मैं उस एनर्जी का यूज़ करके इसमें फोर्स लगाऊंगा। जब मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगाने पर मेरी एनर्जी कम हुई। जितना मैंने फोर्स लगाया उसके अकॉर्डिंग मेरी कोई ना कोई एनर्जी कम हुई होगी, और फिर जो मैंने एनर्जी कम हुई, मेरी बॉडी में जितने भी एनर्जी कम हुई उतनी ही एनर्जी इसमें आई, और तभी फिर ये आगे मूवमेंट हुआ। और इससे हमको ये पता चलता है कि एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है और एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। तो एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा। मेरे अंदर एनर्जी है, अब मैं इसमें फोर्स तभी लगाऊंगा जब मेरे अंदर एनर्जी होगी। तो मेरे अंदर एनर्जी है तो मैंने इसमें फोर्स लगाया। अब जब मैंने इसमें फोर्स लगाया तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अब उस फोर्स लगाने का इफेक्ट क्या पड़ा, जब मैंने इसमें फोर्स लगाया तो मेरी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हुई और इसके अंदर भी एनर्जी है, तभी इसने डिस्प्लेसमेंट किया। तो ये जो एक्सप्लेन इन डिटेल का मैंने जो भी बताना था एक्स्ट्रा वो मैंने बता दिया। अब बात आती है क्वांटिटी की। तो एनर्जी मैंने आपको पहले बताया है कि जो वर्क होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और किसी डायरेक्शन की नीड नहीं होती। उसी तरह जो वर्क है वो हमेशा एनर्जी की इक्वल होगा, तो इसलिए जो एनर्जी है वो भी स्केलर क्वांटिटी होगी, उसमें भी कोई भी डायरेक्शन की नीड नहीं होगी। सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो कितने जूल्स एनर्जी है, या फिर कितने किलो जूल की एनर्जी, या फिर कितने किलोवाट आवर की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपको जूल पता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 1 किलो जूल कितना होता है। तो 1 किलो जूल होता है इतने जूल्स के बराबर, मीन्स 1000 जूल इज ऑलवेज इक्वल टू द 1 किलो जूल। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। उनमें 2 मेन फॉर्म है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। उनके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। और हीट एनर्जी और बाकी की एनर्जी हम लोग को हायर क्लासेस में पढ़ाई जाएंगी। 10th में तो आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में है हीट एनर्जी के फॉर्मूलाज। तो हम लोग अभी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और कुछ अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इतने फॉर्म्स की एनर्जी होती है। पहली है काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिर होती है पोटेंशियल, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। केमिकल एनर्जी, मैंने एक बैटरी वाली वीडियो बनाई थी, उसमें आपको मैंने बताया था कि बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है जो कि फिर बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो वो एग्जांपल हो गया। फिर उसके बाद हीट एनर्जी। हीट एनर्जी भी आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट जिसमें हीट है उसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट है हीट के फॉर्म में। लाइट एनर्जी, कोई भी एनर्जी है जब वो लाइट के फॉर्म में हो जाती है तो उसको कहते हैं लाइट एनर्जी, जैसे सन रेज एग्जांपल। फिर उसके बाद साउंड। साउंड भी एक एनर्जी का फॉर्म है, आपने क्लास 8th में पढ़ के रखा है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी वो साउंड के फॉर्म में भी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी, हाँ ये तो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्लास 10th के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस की जो एनर्जी होती है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। और इसके लिए मैंने 2 वीडियोस बना के रखे, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी और उसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि दोनों क्या प्रोसेस होती हैं, और जो एटम बम, हाइड्रोजन बम होते हैं वो इन्हीं पर बेस्ड होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के। तो आप जाके सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में और मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बता दी। अब हम लोग पर्टिकुलरली पहले काइनेटिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी की सिंपल डेफिनेशन है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर K.E का मतलब है, यहाँ पर भी K.E का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर इससे हमको ये पता चला डेफिनेशन से कि कोई भी बॉडी में एनर्जी उसके मूवमेंट के कारण जो होती है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जैसे कोई कार जो है ट्रैवल कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है तभी वो ट्रैवल कर रही है, या फिर वो ट्रैवल कर रही है इसलिए उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों तरह से हम लोग कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग हाँ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग अब ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कौन कौन से फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है, या फिर जितने फॉर्म्स को हमें अभी क्लास 9th में पढ़ना है उसको हम लोग देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले तो बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की, कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कब चेंज होगी। जैसे ये हमारे पास एक मार्कर है, हमने इसको ऊपर साइड फेंका, तो जब हम लोग इसको ऊपर फेंकेंगे तो हमने इसमें फोर्स लगाया, इसमें फिर वर्क हुआ, और वर्क जो हुआ वो काइनेटिक एनर्जी है।
तो जब इसमें हमने इसको फोर्स लगाया तो ये ऊपर गया, और ऊपर जाने के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये मूव कर रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है, और फिर ये टॉप पॉइंट में जाकर जब पहुंचेगा तो उस टाइम पर इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पर जैसे मैंने इसको फेंका और ये यहाँ तक आया, फिर उसके बाद ये यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिर रहा है, तो जो टॉप पॉइंट है उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होती है और वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो वेलोसिटी ज़ीरो का मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो। फिर उसके बाद देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब इसका इस सेंटेंस का मतलब क्या है अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में आने से पहले उसने जितना भी वर्क किया है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। जैसे मैंने अभी आपको ये मार्कर वाला एग्जांपल दिया, मैंने इसमें फोर्स लगाया और इसमें वर्क हुआ, तो पहले तो ये ऊपर जा रहा था, मतलब इसमें मोशन था, मीन्स इसके अंदर है काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद टॉप पॉइंट में जाकर इसकी वेलोसिटी हो गई ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो। तो उस टाइम पर जब ये टॉप पॉइंट में पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब क्या है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है और काइनेटिक एनर्जी जा चुकी है। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आने से पहले जितना भी उसने वर्क किया है वो हमेशा उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और ये जब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हुई तो मतलब ये उस टाइम पर ये रेस्ट में था, तो नीचे जब मैंने इसको फेंका और टॉप पॉइंट जब ये इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हुई तो उतने में जितने भी इसने वर्क किया वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। फिर उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी हीट में कैसे चेंज हो सकती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी हम लोग फ्रिक्शन कराते हैं, जैसे ये मार्कर मेरे हैंड के साथ फ्रिक्शन के कारण ये इस तरह हो रहा है, तो मेरे हाथ में भी मूवमेंट है, इसमें भी मूवमेंट है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। और आपको पता है फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखिए ये आपको वैसे 10th का टॉपिक है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोई भी जैसे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो आके किसी फ़ैन से टकराएंगे तो आपने देखा है कि फ़ैन भी मूव करने लगता है, और वो फ़ैन अगर किसी टरबाइन से कनेक्ट है तो वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि वो जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे उनके अंदर वो मूव कर रहे थे, यानी उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी। अब वो काइनेटिक एनर्जी वाले एयर मॉलिक्यूल्स जाकर उस फैन से टकराए, रोटेटर से टकराए, तो वो रोटेटर जो था वो भी रोटेट करने लगा, मतलब जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी थी अब वो ट्रांसफ़र हो चुकी है किसमें, वो रोटेटर की काइनेटिक एनर्जी में। अब जब रोटेटर रोटेट करेगा और वो टरबाइन से कनेक्टेड है तो उसके रोटेट होने के कारण जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है फिर वो चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या फिर इसी तरह डैम्स में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कि काफ़ी हाइट से जो है वाटर को गिराया जाता है, फ्री फॉल कराया जाता है, सॉरी। फिर उसके बाद नीचे जो फैंस होते हैं वो रोटेट करते हैं, वो टरबाइन उनकी काइनेटिक एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दी है। तो ये थी पूरी काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो सेंटेंस है ना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इस सेंटेंस की वजह से फॉर्मूला बना सकते हैं। वो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट है ए। अब ये जो ए ऑब्जेक्ट है इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, मतलब पहले ये रेस्ट में था, फिर उसके बाद इसने कुछ मूवमेंट किया और ये अभी भी मोशन में है, और अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v, मतलब फाइनल जो इसकी वेलोसिटी है वो है क्या है, v है। अब उसके बाद देखिए इसका मास सपोज m है, मास इज इक्वल्स टू m एंड डिस्टेंस ये हो गई, ठीक है, s। अब यहाँ पर देखिए हमको जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन ने जो दी थी वो क्या थी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, हमको यही पता है, यही क्वेश्चन है। अब उसके बाद यहाँ पर u स्क्वायर क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा दिमाग दौड़ाया और हमने देखा कि यहाँ पर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई है, ठीक है, और हमको पता है जो वर्क होता है वो हमेशा इक्वल होता है एनर्जी के। लेकिन अब यहाँ पर वर्क कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर वर्क देखिए कैसे आ गया, अगर हम इन दोनों तरफ मास का मल्टीप्लाई कर दें, यानी इधर भी हम लोग मास का मल्टीप्लाई कर दें और साथ ही साथ इधर भी मास का मल्टीप्लाई कर दें,
तो यहाँ पर बन जाएगा MAS। अब यहाँ पर देखिए हमको फोर्स का फॉर्मूला पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला है MA। देखिए फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर भी हम लोगों ने MA लिखा है और यहाँ पर इनटू में डिस्प्लेसमेंट। और हमको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके होता है, वर्क के बराबर होता है, और वर्क होता है वो एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं MAS इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ये देखिए ये वर्क हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वर्क हो जाएगा, और ये एनर्जी के इक्वल होता है, तो ये हो गया एनर्जी के इक्वल। अब यहाँ पर देखिए हमने v का इस्तेमाल किया है, v का मतलब वेलोसिटी। अब यहाँ पर वेलोसिटी तभी होगी जब इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इससे हमको ये पता चल गया कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ 1/2 mv²। यहाँ पर v² था, इस वजह से हमको पता चल गया कि ये जो फॉर्मूला है वो काइनेटिक एनर्जी का है। तो काइनेटिक एनर्जी में हमको बस इतना ही पढ़ाया गया है, और उसके बाद फिर हम लोग अब पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट उसके पोजीशन या फिर उसके शेप के कारण जो उसमें एनर्जी है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर PE का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, वो तो बहुत ईजी था, लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इससे भी बहुत ज़्यादा इजी है। मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा इजी है। अब यहाँ पर हमको बस इतना पता होना चाहिए, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर उसके शेप के कारण उसमें जो एनर्जी आई है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब पोजीशन का मतलब यहाँ पर पोजीशन का मतलब है एल्टीट्यूड। अब यहाँ पर पोजीशन का मतलब आप और कुछ मत समझ लीजिएगा कि मैं इधर खड़ा हूँ तो उधर खड़ा हो जाऊंगा तो मेरी एनर्जी में कोई चेंज आएगा, नहीं। पोजीशन का मतलब ये नहीं है। पोजीशन का मतलब है एल्टीट्यूड। जैसे अगर मैं इस किसी सर्टेन हाइट पर खड़ा हूँ, जैसे मैं इस समय 2nd फ्लोर में खड़ा हूँ, तो मेरी जो हाइट होगी इस समय मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है उस हाइट की वजह से। अब अगर मैं इससे और ऊपर जाऊँगा तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो और ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो हमेशा हर बॉडी की सेम होती है। तो जैसे अगर मैं इस समय यहाँ पर हूँ, मेरे अंदर अभी काइनेटिक एनर्जी नहीं, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसी वक्त कूद जाऊँगा तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी कम होगी। लेकिन अगर वही मैं ज़्यादा ऊंचाई से कूदूंगा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी सेम होती है। तो ऊपर से मेरे कूदने में अगर मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो अगर उसको हम लोग रिवर्स कर दें, मीन्स मैं वापस से खड़ा हो जाऊँ, तो इसके अंदर मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी तो ज़्यादा होगी ऊपर जाने पर। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड। ये हमको पता चल गया। अब यहाँ पर शेप का क्या मतलब है? शेप का मतलब होता है कंप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। ये होता है शेप का मतलब। इसका एक मैं आपको सबसे इजी एग्जांपल और सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करेंगे तो आपने उसमें फोर्स लगाया, आपके अंदर एनर्जी थी तो आपने उसमें फोर्स लगाया, फिर उसके बाद वो कंप्रेस हुई। कंप्रेस होने के बाद जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वो एकदम स्पीड में ऐसे फैल जाएगी। मतलब हमने उसका शेप चेंज किया और उसमें उसका शेप चेंज करके हमने उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भर दी। इसी तरह जैसे उसी स्प्रिंग को अगर हम लोग खींच लेते हैं नॉर्मल शेप से, अगर हमने फोर्स लगा कर उसको खींच लिया तो हमने उसको खींचकर उसका शेप बदला और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डाल दिया। तो अब जब हम लोग उसको छोड़ेंगे तो स्पीड में आकर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। मींस पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? एल्टीट्यूड पे, मींस पोजीशन पे और उसके शेप में, कि वो कंप्रेस्ड फॉर्म में, अपनी नॉर्मल फॉर्म से वो कंप्रेस्ड की फॉर्म में कि स्ट्रेस्ड है। तो ये था पूरा पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा इजी होती है काइनेटिक एनर्जी से, मतलब समझने में बहुत ही आसान होती है। तो उसी तरह उसका फॉर्मूला भी है। अब हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है एनर्जी के।
फोर्स का क्या है फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन, एस उसी तरह रहेगा MAS, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था काइनेटिक एनर्जी में, वहाँ पे MAS के इक्वल क्या आता है, हाफ mv²। तो उसी तरह MAS के इक्वल अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे मास तो कांस्टेंट है, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अभी जो एक्सेलरेशन है, अगर मैं इसको g लिख दूँ, मीन्स ये वाला है स्मॉल g, तो क्या इसमें कोई गलती है, नहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि इस समय हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी पूरी पूरी एल्टीट्यूड पर डिपेंड करती है, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट पर, और हाइट के जब हम लोग किसी हाइट के एल्टीट्यूड को नापेंगे, उसके एक्सेलरेशन को नापेंगे, तो वहाँ पर अर्थ के एक्सेलरेशन की बात आती है, मीन्स जो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसको हम लोग कहते हैं स्मॉल g। फिर उसके बाद ये जो s है, एस को हम लोग लिख सकते हैं h, मीन्स यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी हाइट है। जैसे ये हमारे अर्थ का सरफेस है, अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ना इसके पास कोई हाइट है ना कोई डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ना इसमें कोई हाइट है ना इसमें कोई एक्सेलरेशन है। अब जैसे मैंने इसको हल्का सा ऊपर रख दिया, अब मैंने इसको हल्का सा ऊपर यहाँ पर रख दिया, तो इस टाइम पर क्या है, इसके यहाँ पर कोई हाइट है और साथ ही साथ इसमें एक एक्सेलरेशन भी है, क्योंकि जो ग्रेविटी है अर्थ की वो इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो मीन्स mgh हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, वो mgh के बराबर होगी, यानी मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब मैं इसकी एल्टीट्यूड को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाता हूँ, तो इस टाइम पर देखिए हाइट भी बढ़ गई और ग्रेविटी तो कांस्टेंट रहेगी, तो हाइट बढ़ने के कारण इसकी जो है वो भी बढ़ जाएगी, क्या, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर हाइट की वैल्यू कम है, फिर बाद में mg तो रहेगा ही, और साथ में जब हाइट बढ़ जाएगी तो वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी वर्क डन की या फिर एनर्जी की। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। बस इतना ही था पोटेंशियल एनर्जी में। अब थोड़ा और आगे का हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ी एक दो चीज़ें हैं। अब हमारा एनर्जी के मामले में सबसे लास्ट टॉपिक पर हम आ चुके हैं, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मीन्स हर पॉइंट पर हर ऑब्जेक्ट की एनर्जी सेम होती है। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ करके रखा हुआ है, यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है और ये कुछ सर्टेन हाइट पर है, हाइट h पर। अब यहाँ पर जो उसकी जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो है A, और जो B है वो B और C के बीच में कोई भी पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, और जो C है वो सरफेस ऑफ अर्थ है। तो अब यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है कि हर पॉइंट पर, यानी इस ऑब्जेक्ट की हर पॉइंट पर A, B, C या फिर बीच में चाहे आप अनलिमिटेड इनफाइनाइट पॉइंट्स ले लेंगे, तो वहाँ पर हर पॉइंट पर एनर्जी, इसकी मैकेनिकल एनर्जी वो सेम रहेगी। तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, मैकेनिकल एनर्जी वो किसके बराबर होती है, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी मैंने आपको बता दी है। अब हम लोग अपना असली देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे प्रूफ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए पर देखते हैं, पॉइंट ए। अब यहाँ पर देखिए एनर्जी कितनी होगी, तो हमको पता है इस टाइम पर ये रेस्ट पर है, यानी काइनेटिक एनर्जी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ए पर ये रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी हटा ही दो, फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हो जाएगा m मास इसका, और यहाँ पर ग्रेविटी कितनी है, g है, और यहाँ पर h देखो, मतलब इसका जो पूरा एल्टीट्यूड है वो h है, यानी mgh ये हो गया। अब पॉइंट बी पर, पॉइंट ए पर तो बहुत ही इजी था प्रूफ करना, mgh डायरेक्ट की। अब पॉइंट बी पर इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है और साथ ही साथ इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ, हमको फॉर्मूला पता है, हाफ mv²। अब प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, m, ग्रेविटी सेम रहेगी g, और अब h देखिए, यहाँ पर जो h है अब वो पूरा h नहीं रहा, अब h माइनस x हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है a और b के बीच की डिस्टेंस है x, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसको हमेशा हम लोग नीचे से ऊपर तक मेजर करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या निकल आएगी, h माइनस x। ये टोटल में से इतना घटा देंगे तो हमको ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा mg h माइनस x। अब यहाँ पर देखिए हाफ m। अब v² का हमको फॉर्मूला पता है, यहाँ पर मैं साइड में बता देता हूँ, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as।
अब यहाँ पर u स्क्वायर को तो हटा ही दो, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, g है, और जो s है वो क्या है, हमारा h है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यानी v स्क्वायर का क्या निकल आया, 2gh। लेकिन यहाँ पर तो ये गलत है। गलत कैसे है, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखा था। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर हाइट में h लिखा है, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट B की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाइट h नहीं होगी, अब यहाँ पर हाइट होगी x, क्योंकि वो x जितनी डिस्टेंस को ट्रैवल कर चुका है। मैं आपको पहले बता दी हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा नीचे से ऊपर मेज़र करते हैं कि वो कितनी हाइट पर है, और जो काइनेटिक एनर्जी को मेज़र करते हैं वो हमेशा ऊपर से देखते हैं कि ऊपर से नीचे तक आने पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई। तो उसी के लिए यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी यहाँ पर s, तो उसने कितने डिस्टेंस कवर किया, अभी उसने सिर्फ x जितनी डिस्टेंस कवर की है, तो यहाँ पर h नहीं होगा। यहाँ पर h तब होगा जब ये पूरी डिस्टेंस कवर कर लेगा, अभी इसने सिर्फ x डिस्टेंस को कवर किया, इसलिए सिर्फ x होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2gx, तो v स्क्वायर का क्या बन गया, 2gx। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ m, v स्क्वायर को हमको क्या पता चल गया, 2gx प्लस में mg h माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा mgx प्लस mg h माइनस एक्स। अब इसके आगे देखिए हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके आगे कोई मतलब नहीं बचा, अब हम लोग किसी भी तरह सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन एक मेथड है, अगर हम इसमें कॉमन ले लें तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा mg, अब यहाँ पर हो जाएगा h माइनस एक्स, और यहाँ पर प्लस का x है तो हो जाएगा प्लस का x, तो हो जाएगा mg माइनस प्लस कट जाएंगे और हो जाएगा mgh। देखिए यहाँ पर भी मतलब पॉइंट बी पर भी हमारी कितनी निकल आई, mgh निकल आई पूरी मैकेनिकल एनर्जी। अब हम लोग जो है इसको इरेज करके देखते हैं पॉइंट सी पर कितनी एनर्जी होगी, तो इसको इरेज कर देते हैं। पॉइंट सी पर, अब देखिए पॉइंट सी पर हमको पता है कि अब हम लोग सरफेस पर आ चुके हैं, और मैंने आपको बता दिया है कि अर्थ सरफेस के ऊपर कोई भी चीज़ रखी है तो इसमें कोई हाइट ही नहीं है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी को तो एकदम काट ही दो। अब सिर्फ बचा क्या हमारा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पर v स्क्वायर की मैंने अभी आपको वैल्यू क्या बताई थी, v स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है u स्क्वायर, तो 0 होगा, हो जाएगा 2as। अब यहाँ पर v स्क्वायर क्या होगा, 2a की जगह हम लोग लिख सकते हैं जी। अब s की जगह जैसे मैंने पिछली बार लिखा था x, अब लेकिन इस बार आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट b पर क्या था, सिर्फ इतनी x जितनी डिस्टेंस उसने कवर की थी, लेकिन पॉइंट c पर आते आते उसने पूरी डिस्टेंस को कवर कर लिया है, तो यहाँ पर x की जगह हो जाएगा h, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2 m2gh। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा mgh। तो दोस्तों इसी तरह हमने पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर प्रूव कर दिया कि हर पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का वो सेम रहेगा। मींस मैकेनिकल एनर्जी मींस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पॉइंट ए पर हमने देखा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, तो उसको mgh माना। फिर पॉइंट बी पर देखा कि हाफ mv स्क्वायर होगा, v स्क्वायर का हमने निकाला था 2gx, और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mg h माइनस एक्स होगी, उसको सॉल्व किया प्लस करके, तो हमारा mgh आया। और पॉइंट सी पर हमने सिर्फ हाफ mv स्क्वायर लिया क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद आ गया mgh, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद। अब हमारा पूरे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक बस बचा हुआ है, वो है पावर। आपने इस चैप्टर के नेम ही कोई पढ़ रखा है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो हमने वर्क पूरा पढ़ा, एनर्जी पूरे पढ़ा, और एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हर टॉपिक्स पढ़ा, यूनिट्स उसकी पढ़ी। अब बात आती है पावर की, तो मैं इसको इरेज करके आपको पूरा बता देता हूँ पावर के बारे में। तो अब सबसे लास्ट टॉपिक है पावर, कि पावर क्या होता है। हमको पावर में सिर्फ इन्हीं 4 क्वेश्चंस के आंसर्स अगर हमने पढ़ लिए तो हमारा पूरा पावर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है व्हाट इज़ पावर। तो हम लोग इस तरह से इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं, अ पावर इज डिफाइंस
अ पावर इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब किसी भी वर्क के होने के रेट को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो यानी रेट का मतलब आपको पता है कि टाइम से डिवाइड कर देना। तो इसकी जो सिंपल डिफिनीशन है पावर की वो क्या है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये हो गई पावर के सिंपल डिफिनीशन और पूरी कंप्लीट डिफिनीशन। अब यहाँ पर आता है यूनिट्स। मैंने आपको जैसे एनर्जी में बताया था उसकी काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं, उसी तरह पावर में भी काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं। अब ये इसकी यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं, तो पावर की यूनिट होती है सबसे पहले तो वाट, फिर उसके बाद किलो वाट, उसके बाद फिर HP। ठीक है, ये HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। यहाँ पर हम लोग इसको स्मॉल से डिनोट करते हैं H.P। ठीक है, ये हो गई इसकी यूनिट्स। अभी हम लोग ये सब कुछ पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। मैं आपको सिर्फ वाट का बता दे रहा हूँ कि वाट क्या होता है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे इसकी डिफिनीशन है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब किसी भी वर्क के होने के रेट को क्या कहते हैं, पावर बोलते हैं। तो उसी तरह फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, W अपॉन टाइम। ये यहाँ पर रेट लिखा हुआ है इसलिए अपॉन में टाइम, क्योंकि रेट का मतलब ये होता है टाइम से डिवाइड कर देना। फिर उसके बाद हमारा क्या निकल आया पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू W/T, वेयर W मीन्स वर्क एंड T मीन्स टाइम ऑफ वर्क। तो ये हमें फॉर्मूला पता चल गया। उसके बाद वर्क क्या होता है, तो ये देखिए ये वाट क्या होता है। तो 1 वाट इज इक्वल्स टू द यहाँ पर वर्क है तो वर्क का जूल होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। टाइम को हम लोग लिखते हैं 1 सेकेंड में। तो यहाँ पर जो यूनिट है, पहली यूनिट वो है वाट, यानी 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। जैसे आपने बल्ब में हमेशा देखा होगा कि ये 7 वाट का बल्ब है, ये 15 वाट का बल्ब है। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि वो 1 सेकेंड में 15 जूल जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। या फिर अगर 7 वाट का बल्ब है यानी वो 7 जूल की एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम कर रहा है, तो वो होता है वर्क। और हम लोग डेली यूज़ में हमेशा बोलते रहते हैं कि उसकी पावर ज़्यादा है, इसके अंदर पावर कम है, उसके अंदर पावर ज़्यादा है, इस मशीन के अंदर पावर कम है। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि पावर को हम लोग असलियत में बोलते क्या है। तो इससे हमको ये पता चला कि अगर कोई आदमी है, उसकी अगर वो किसी सर्टेन वर्क को 6 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है और वही दूसरा आदमी उस वर्क को 4 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, तो पावर किसकी ज़्यादा होगी, 4 आवर्स टाइम कंज्यूम करने वाले की ज़्यादा होगी। हमें पता है कि वर्क जो है वो सेम है और जो टाइम है दोनों का डिफरेंस है। जिसका टाइम ज़्यादा है उसका वर्क कम है, और जिसका टाइम कम है जिसका टाइम ज़्यादा है उसकी पावर कम है। हाँ, और जिसकी टाइम कम है उसका पावर ज़्यादा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पावर इज़ इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। ये हो गया, यानी अगर टाइम बढ़ रहा है तो पावर कम हो रही है। ठीक है, अगर टाइम बढ़ रहा है तो पावर कम हो रही है, और अगर पावर बढ़ रही है तो फिर टाइम कम हो रहा है। तो ये हमको पता चल गया। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पता कर लिया और ये पता कर लिया कि इसकी यूनिट्स क्या है। अब 1 किलोवाट क्या होता है, 1 HP क्या होता है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ इतना। ये तो मैंने आपको जो बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका तो कोई यूज़ नहीं ना आपको बुक में मिलता है, लेकिन मैंने बस आपको नॉलेज के लिए बता दिया। तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट्स। अब 1 HP क्या होता है, 1 HP इज इक्वल्स टू 746 वाट। और HP का हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं मोटर्स में, जैसे जो समर्सिबल पंप्स वाली मोटर्स होती हैं, पानी वाली होती हैं, उन सब में हम लोग HP का यूज़ करते हैं कि कितनी HP की मोटर है। तो यहाँ पर जो HP होता है, जो kW होता है यानी किलो वाट, ये सब कुछ पावर्स की यूनिट होती है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर अब सबसे बाद में आता है क्वांटिटी की। क्वांटिटी क्या है, तो मैं आपको इसकी भी क्वांटिटी नहीं बताऊंगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको पहले खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद मैं लास्ट में बताऊंगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझसे छूट गई थी,
मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर किलोवाट के बाद एक होता है मेगावाट, तो मेगावाट के बारे में भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। तो 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 1000 किलोवाट। अब हमको किलोवाट पता है कि 1000 वाट्स होता है, और 1 मेगावाट का मतलब 1000 किलोवाट, तो यानी 1000 इंटू 1000, तब वैल्यू आएगी 1 मेगावाट की। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, 1 MW यानी मेगावाट इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 1000। अभी ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, ये कितना निकला है, 1 10 100,000 10,000 100,000 लाख, यानी 1 वाट यानी 1 मेगावाट में कितने होते हैं, 1 लाख वाट्स होते हैं। तो ये हमको 1 मेगावाट की वैल्यू पता हो गई। अब हम लोग सबसे लास्ट में बात करते हैं क्वांटिटी की। तो आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे कि इसकी क्वांटिटी क्या होती है। हमको इसका फॉर्मूला पता है, W/T। जो वर्क होता है वो एक ही स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें कोई नीड नहीं होती डायरेक्शन की, और जो टाइम होता है उसमें भी सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड होती है, कोई डायरेक्शन की नीड नहीं होती। हमें टाइम में भी सिर्फ यही पता करना होता है कितने सेकंड्स, कितने आवर, कितना सब कुछ। तो इस हिसाब से जब W/T, जब स्केलर ये भी है, स्केलर ये भी है, तो जो पावर होगी वो भी स्केलर ही क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको पावर पूरी बता दी है। अब सबसे लास्ट में मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बोला था किलोवाट आवर। अब सबसे लास्ट में हम लोग उसी को देखते हैं कि किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट कैसे होती है। तो स्टार्टिंग में जब मैं आपको एनर्जी पढ़ा रहा था उस टाइम पर मैंने आपको इसीलिए ये चीज़ नहीं बताई थी, क्योंकि जब तक आप पावर नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो पावर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, W/टाइम। अब W/टाइम देखिए यहाँ पर, तो पावर को हम लोग किस में लिख सकते हैं, वाट में लिख सकते हैं, और ये जो वर्क डन होगा वो जूल्स में होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट वर्क ही लिखे दे रहा हूँ, वर्क, ठीक है। अपॉन में टाइम हम लोग किस में लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं। लेकिन अब हम लोग को चाहिए एक बड़ी यूनिट एनर्जी की, यानी एनर्जी की इतनी बड़ी यूनिट जिसमें हम लोग काफ़ी महीनों का इलेक्ट्रिसिटी बिल मीज़र कर सके, या फिर काफ़ी बड़ी यूनिट जिससे हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों की एनर्जी की मीज़रमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग वाट नहीं लेंगे, यहाँ पर अब हम लोग लेंगे किलोवाट। अब जब हमने इसको किलोवाट लिया है तो यहाँ पर सेकंड नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमने पावर को बढ़ाया है यानी पावर की बड़ी यूनिट ली है तो टाइम की भी बड़ी यूनिट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए सेकंड की बड़ी यूनिट क्या होती है, आवर होती है। अब वर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क एनर्जी के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको इधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं डायरेक्ट, देखिए किलोवाट क्या होता है, 1000 वाट्स इनटू आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड्स। वो कैसे, क्योंकि देखिए 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो 60 लिख दिया। अब 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो 60 सेकंड्स लिख दिया। तो इसी तरह ये बन जाएगा 3600 इंटू 1000। तो ये क्या हो जाएगा 3600 और यहाँ पर 000 और। अब क्या हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 100 सॉरी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 36 लाख जूल जितनी होती है क्या, किलोवाट आवर। ये एनर्जी की बहुत बड़ी यूनिट होती है। इसको हम लोग कॉमर्शियल पर्पस में यूज़ करते हैं, जैसे घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का जो मीज़रमेंट होता है, जो मीटर लगा रहता है, उसमें भी ये किलोवाट में ही बताता है, क्योंकि इतने सारे अप्लायंसेस हम लोग के घर में चल रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है उसमें, और पूरे मंथली का उसमें देखा जाता है, इसलिए हम लोग को काफ़ी बड़ी यूनिट चाहिए होती है, इसलिए किलोवाट आवर हम लोग वहीं पर इस्तेमाल करते हैं। और यहीं से हमारा चैप्टर की होती है एंडिंग, और मैंने आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे समझा दिया है 50 मिनट्स के अंदर। और अगर आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि कोरोना टाइम पर अच्छे से समझाया नहीं जाता, लाइव क्लास में समझ में नहीं आता। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।